हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल थिंक लीगली। राजस्थान एपीओ का हमारा यहाँ क्रैश कोर्स चल रहा है और आज हमारा जो हम नया बेरेक शुरू करने वाले हैं उसका नाम है द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। अब इसके अगर हम ब्रीफ में इसके ना बात करें तो ये प्रोबेशन वर्ड जो है वो इसका मीनिंग क्या होता है, तो ये जो है एक लैटिन वर्ड से आया था जिसका जो था प्रोबेयर और उसका मीनिंग था टू टेस्ट और टू प्रूव। यहाँ पे हम क्या बात करते हैं प्रोबेशन के बारे में, आप बेसिक थोड़ा बहुत सभी समझते होंगे कि यहाँ पे एक जो ऑफेंडर है जिसको कन्विक्शन हुआ है, मिला है, उसको कुछ टाइम के लिए या उसको एक तरीके से समाज में वापस इंटीग्रेट करने के लिए, सोसाइटी में वापस इंटीग्रेट करने के लिए ये जो है ये प्रोबेशन का हमारा कंसेप्ट आया था। ये हमारे रिफॉर्मेटिव थ्योरी से आया था। जो आप सभी को पता है हम थ्योरीज की बात करते हैं जब भी हम पनिशमेंट्स देते हैं, तो हम जो रिफॉर्मेटिव थ्योरी की बात करते हैं हम ये मानते हैं कि एक पर्सन जो है वो एक क्रिमिनल जो है उसके सर्कमस्टेंसेस के कारण बना था कि अगर उसको मौका मिले तो वो सुधर सकता है। अगर वो कोर्ट जेल के माहौल में ही रहेगा तो वो कभी भी सुधर नहीं सकता, वो बल्कि एक क्रिमिनल और एक ज्यादा सीवियर क्रिमिनल में ही कन्वर्ट होगा। तो जब जितना जल्दी वो एक सोसाइटी में इंटीग्रेट हो जाएगा वो उसके लिए उतना बेटरमेंट के लिए अच्छा है। तो इसी के लिए हमारा ये जो एडमोनिशन हो गया, प्रोबेशन हो गया, इस तरह की हमारे थ्योरीज लाई गई थी और इस तरह की फैसिलिटीज दी जाती है। तो प्रोबेशन आप संजय दत्त के केस में, फेमस केसेस के केस में आप सभी सुनते होंगे कि प्रोबेशन पे, पैरोल पे हम आते हैं। तो प्रोबेशन जो है वो एक तरीके से रिलीज किया जाता है, बॉन्ड साइन किया जाता है, तो उसके लिए हम ये पढ़ते हैं। तो उसमें उसको जब प्रोबेशन पे छोड़ा जाता है किसी ऑफेंडर को, तो ये बोला जाता है कि आपको अपनी प्रूफ, हम आगे पढ़ेंगे कि एक टाइम पीरियड होता है जिसके लिए जिसपे प्रोबेशन पे आदमी को छोड़ा जाता है, ऑफेंडर को छोड़ा जाता है। तो उस टाइम पे ये उसका एक टेस्ट होता है कि क्या वह समाज में रहने के लायक है या नहीं है, क्या वह सुधरा है या नहीं सुधरा है। अगर वो अपने गुड बिहेवियर से अगर वो सब चीजें सही रहती है तो उसको आगे रिलीज करने के उसके लिए आगे और अच्छी चीजें ना उसके लिए बेटरमेंट के लिए होता है प्रोसीजर। अदरवाइज उसको जेल में वापस ले लिया जाता है। तो उसके लिए काफी सारे सर्कमस्टेंसेस को जज किया जाता है और उनके बेस में ही प्रोबेशन मिलता है। तो सबसे बेसिक बात ये होती है कि प्रोबेशन जो है मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स जो होता है उनके लिए दिया जाता है ताकि वो जो हार्डन क्रिमिनल्स हैं प्रिजन में उनसे दूर रह सके। तो इसकी जो हमारे ये जो प्रोबेशन की थ्योरी थी ये पहली बार बोस्टन से, यूएसए से ओरिजिनेट हुई थी, फिर इंग्लैंड में आई थी और लास्ट में इंडिया में 1958 के अंदर ये आई थी। तो सेक्शन 1 इसके अंदर जो है पहली बात जो हम सभी इस एक्ट के अंदर जो बेसिक हम बात करते हैं, तो पहली बात तो वो हो गई है कि इसका एक्ट नंबर क्या है 20 ऑफ 1958। फिर इसके अंदर कितने सेक्शंस हैं टोटल, इसके अंदर टोटल हमारे कितने सेक्शंस हैं, हमारे 19 सेक्शंस इसके अंदर दे रखे हैं। फिर उसके बाद अब हमारे जो राजस्थान एपीओ के कोर्स में हम सिर्फ हमारे उसका तो बहुत छोटा पार्ट, इस वैसे ही छोटा सा एक्ट है, बट हमारे एक्ट में हम सिर्फ 6 सेक्शंस की बात हम यहाँ पे करेंगे। हमारे जो अभी रिसेंटली आपको पता है कि एपीओ का कोर्स भी आरपीएससी ने रिलीज किया था, उसके अंदर भी सिर्फ 6 सेक्शंस की बात करी गई है। तो उसी के बेस पे हम आज सिर्फ 6 सेक्शंस कवर करने वाले हैं और हमारा ये प्रोबेशन एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो एक्ट नंबर क्या पढ़ा हमने, एक्ट नंबर 20 था ये 1958 का। अब इसमें जो एसेंट मिली थी ये थी 16 मई 1958। अब दूसरी बात हम जो हमेशा बात करते हैं वो क्या बात करते हैं, व्हेन इट केम इनटू फोर्स। बट इस एक्ट के अंदर यहाँ पे हमारे गिवन है कि इसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो प्रोबेशन एक्ट आया था ये हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग डेट को इन्फोर्स किया गया था। स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया था कि आप अपने हिसाब से इसको एक्ट को इन्फोर्स कर लीजिए। तो उसके अलावा ये जो है एक्सटेंड, बट इसका एक्सटेंड कहाँ है, होल ऑफ इंडिया में, बट इसकी कमेंसमेंट डेट सेंट्रल गवर्नमेंट गेव स्टेट्स द पावर टू डिसाइड डिफरेंट डेट्स फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट्स आवर अलाउड। तो ऐसी कन्वेंशन में अब जो अब हम यहाँ पे राजस्थान एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए क्या मैटर करता है कि राजस्थान गवर्नमेंट में ये कब से इन्फोर्स किया गया था। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए कि राजस्थान गवर्नमेंट में ये अप्लाई हुआ था 7 अक्टूबर से। ओके, 7 अक्टूबर 1958 से ये हमारे केम इनटू फोर्स हुआ था इन राजस्थान। तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है
बेयर एक्ट में आपके गिवन है। फिर सेक्शन 2 जो है ये बहुत स्वीट सा चैप्टर हमारे एक्ट है, तो इसके अंदर हमारे ज्यादा आपको परेशान भी नहीं किया गया डेफिनेशन के लिए, छोटी छोटी सी 4 डेफिनेशन हमारे गिवन है। इसके अंदर पहली एक कोड की बात है। कोड हमने पहले भी पढ़ा था कि कोड, जब भी हम कोड की बात करें तो हम किसकी बात कर रहे हैं, सीआरपीसी की बात कर रहे हैं। अभी यही बात चलती तो आप इसको बीएनएसएस से ले सकते हैं, बट अभी हम यही एक्ट के अंदर अभी आपके क्या गिवन है कि सीआरपीसी के लिए गिवन है और प्रेस्क्राइब बाय द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। ये आपके प्रेस्क्राइब की डेफिनेशन है। टोटल आपके 4 डेफिनेशन है। बी बोलता है प्रोबेशन ऑफिसर की डेफिनेशन, जो कि आपके अपॉइंट होता है सेक्शन 13 के अंदर। और जो 2D जो बात करता है द कैच ऑल क्लॉज की बात करता है, और ये ऑल क्लॉज क्या है, words and expressions used but not defined here shall have the same meaning assigned to them in the code of criminal procedure। कोई भी हम यहाँ पे कोई इस एक्ट के अंदर अगर हम कोई शब्द की बात कर रहे हैं, कोई एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं जिसका इस एक्ट के अंदर मीनिंग स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि यहाँ पे क्या मीनिंग है, तो वही है जो हमारे सीआरपीसी के अंदर है, वही मीनिंग हम लेके चलेंगे। अब ये जो आपका वेद प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का एक वो था, उसमें भी यही आपके 2D जो है उसका ये आपका केस आया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया था कि आपके सीआरपीसी के लिए पे ही रिलायंस किया जाएगा फॉर अनडिफाइंड टर्म्स अंडर द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। फिर सेक्शन 3 जो है ये हमारे एक और कंसेप्ट की बात करता है जो कि है एडमोनिशन। अब एडमोनिशन क्या है, इसमें रिलीज कर दिया जाता है, इसमें तो परमानेंटली रिलीज कर दिया जाता है कि अगर कोई आपके छोटे एक्ट्स हैं, इसके अंदर बेसिकली क्या है, आपके ऑफेंसेस गिवन है जो कि आपके आईपीसी के सेक्शंस थे, इनको अब आप आपके बीएनएस से ले सकते हैं कि जो आपके नहीं आपके ना आप जो है आप उससे ले सकते हैं कि जो आपके अब जो सेक्शन सब क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग। बट हमारे आईपीसी में जो सेक्शंस गिवन थे कि सेक्शन 379, 380, 381, 404 और 420 और एनी ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट with less than 2 years और फाइन और बोथ। यहाँ पे हम बेसिकली क्या बात कर रहे हैं मैम, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं समन केस की। जब भी हम सीआरपीसी के अंदर समन केस की बात करते हैं तो हम यही डेफिनेशन पढ़ते हैं। जब भी कोई केस के अंदर जिसका कोई पनिशमेंट क्या गिवन है, लेस देन 2 years की बात करते हैं, तो ये हमारे एक तरीके से हम यहाँ पे समन केस की बात कर रहे हैं कि जो भी अगर कोई समन केस है तो वो हमारे लिए पहला चेकलिस्ट क्या है, वो अगर कोई समन केस है तो वो एलिजिबल हो जाता है मैम हमारे एडमोनिशन के लिए, जो कि हमारे सेक्शन 3 में दे रखा है, पावर टू रिलीज आफ्टर एडमोनिशन। कि एक छोटे उसको जब एक बार कन्विक्शन हो गया कुछ टाइम बाद उसको रिलीज कर दिया जाता है, कुछ टाइम बाद उसको रियलाइज तो होना चाहिए कि मुझे पनिश भी किया गया था, मैंने कोई गलती की थी, उसके कुछ टाइम बाद उसको रिलीज कर दिया जाता है और उसका कोई नो प्रीवियस कन्विक्शन प्रूव्ड, उसका पहले का कोई कन्विक्शन नहीं है, वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है। कोर्ट का ओपिनियन है इट इज एक्सपीडिएंट टू रिलीज बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंसेस, नेचर ऑफ ऑफेंस एंड कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर। कैसा भी अगर आपके ऑफेंडर ही ऐसा है कि जिसमें कोई सुधरने की वो नहीं है कि उसको तो सजा दी थी, और आप हर किसी पर ऑफेंडर को एडमोनिशन पे या प्रोबेशन पे रिलीज नहीं करते हैं, आपका गुड बिहेवियर, आपका कैरेक्टर कैसा है, आपने किस तरह का ऑफेंस किया था, उस बेस पे ही तो करेंगे। ये तो नहीं बोल सकते कि आप किसी भी तरह का क्राइम करेंगे और आपको रिलीज कर देंगे। आपका ऑफेंस इतना छोटा होना चाहिए ना कि वो इतना है ना, आपको गलती का रियलाइज करवाया गया और आपको, जैसे आप देखते होंगे कि मम्मी है, मम्मी डांटती है, आपको बोल देती है कि जाओ कमरे में जाके बैठ जाओ, आज आप खेलने नहीं जाओगे या आज आपको खाना नहीं मिलेगा, मम्मी आपकी डांटती होगी, फिर आप जाके कमरे में बैठ जाते होंगे, आप देखते होंगे कि मेरे फ्रेंड्स खेल रहे हैं, ओहो मेरा तो 6 बज गए, खेलने का टाइम हो गया है। बट फिर क्या हुआ, आपने थोड़ी देर बाद आपको जब ना आप बैठे हैं, आप रोने लग जाते हैं, मम्मी से सॉरी बोलने लग जाते हैं, और ऐसे में क्या होता है, फिर मम्मी बोलती है आगे से नहीं करोगे, जाओ खेल लो, और फिर आप खुशी खुशी भाग जाते हैं। तो मम्मी ने आपको रियलाइज करवाया और फिर देन आपको जाने दिया जो जिसके लिए आपको मना किया था। तो उसी तरीके से सेम हम एडमोनिशन की बात करते हैं कि एक छोटे पीरियड के लिए आपको रखने के बाद आपको रिलीज कर दिया जाता है अगर आपकी जो आपका ऑफेंस था वो इतना बड़ा नहीं था। मान लीजिए आपने कांड कर दिया है, ऐसा कोई बड़ी बात कर दिया, फिर तो मम्मी बिल्कुल भी नहीं जानते कि ना कितना ही सॉरी बोल लोगे। तो वही बात कोर्ट की है कि आपका सर्कमस्टेंसेस क्या है, आपका कैरेक्टर क्या है, आप कैसे इंसान हो, आपका क्या ऑफेंस किया है, ये इनके बेस पे आपके एडमोनिशन के बेस पे आपको रिलीज किया जाता है।
और इसमें क्या, इसमें इंस्टेड ऑफ सेंटेंसिंग और प्रोबेशन कोर्ट रिलीजेस आफ्टर ड्यू एडमोनिशन अ फॉर्मल वार्निंग। ये बात किसमें बोली गई थी, हमारे अरविंद मोहन सिन्हा वर्सेस अमूल्या कुमार में बोली, विश्वास में बोली गई थी। रिलीज ऑन एडमोनिशन इज अ कोर एप्लीकेशन ऑफ रिफॉर्मेटिव थ्योरी, कि बेसिक बात वहां पे सिर्फ सबको पनिशमेंट देना ही वो नहीं थी, उनको सुधारना हमारा टारगेट है। एक जो हमारे आप पीनोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं कि हम क्यों पनिशमेंट देते हैं किसी ऑफेंडर को, ताकि उसको अपनी गलती का रियलाइज हो। अगर उस पर्सन को रियलाइज ही नहीं है तो फिर उसको रिलीज करने का तो फिर तब तो कोई फायदा नहीं है, वो वापस समाज में जाएगा, सोसाइटी में जाएगा और फिर से क्राइम करेगा। तो अगर वो रिफॉर्म हो रहा है, उसके रिफॉर्मेशन के चांसेस हैं, तो ये आपके अप्लाई कहा जाता है एडमोनिशन और प्रोबेशन के थ्रू। आपके ये एक फ्रीक्वेंटली एमसीक्यू पूछा गया है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका PYQ है। सेक्शन 3 के एक्सप्लेनेशन, प्रीवियस कन्विक्शन जो है इंक्लूड्स एनी प्रायर ऑर्डर मेड अगेंस्ट द ऑफेंडर अंडर सेक्शन 3 और 4। आपके प्रीवियस कन्विक्शन से आप क्या समझते हैं, इससे रिलेटेड हमारे सेक्शन 3 और 4 के अंदर इससे रिलेटेड कई बार एमसीक्यू में आपसे पूछा गया है। सेक्शन 3 और 4 आपके 6 ही सेक्शन आपको पढ़ने हैं, बट 3 और 4 आपको अच्छे से इसमें इसके एक्सप्लेनेशन, आपका ये जो है ये एक्सप्लेनेशन सही तो आया है। सेक्शन 3 के अंदर आपके जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आगे मैं आपको एक में बताती हूँ। हाँ, एक्सप्लेनेशन क्या कर रखा है, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन प्रीवियस कन्विक्शन अगेंस्ट द पर्सन शैल इंक्लूड एनी प्रीवियस ऑर्डर मेड अगेंस्ट हिम अंडर दिस सेक्शन और सेक्शन 4। यहाँ पे जो है जब भी हम सेक्शन 3 और 4 की बात करते हैं, 4 में भी ये बात बोल रखी है कि जब भी हम प्रीवियस कन्विक्शन की बात करते हैं तो कोई ऑर्डर भी रिलीज हुआ था तो वो भी कंसिडर किया जाता है कि आपने पहले कोई ऑफेंस किया था, आपके अगेंस्ट में क्या ऑर्डर पास किया गया था, उसको भी इंक्लूड किया जाता है। Now coming back, सेक्शन 4 में जो है पहली कंडीशन जो हम बात करते हैं, अब एक कंडीशन, एक हमने पढ़ लिया एडमोनिशन, एक पढ़ लिया हमने प्रोबेशन। अब एडमोनिशन जो है वो जैसे समन केस में ही बात करते हैं, जो बिल्कुल आपके पेटी ऑफेंसेस हैं उनसे ही डील करता है, बट थोड़े से अगर आपके थोड़े से बड़े ऑफेंस किए थे, हीनियस ऑफेंस की बात हम यहाँ बिल्कुल नहीं करते हैं। यही आपकी प्री कंडीशन है, ऑफेंस इज नॉट पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, वो ही सेक्शन 3 और 4 के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। स्पेशली अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन 4 की, तो आपको रिलीज कर दिया जाता है गुड कंडक्ट पर, एक बॉन्ड साइन किया जाता है, एक बॉन्ड का पीरियड होता है, बट ये जो है ये उन्हीं पे अप्लाई होता है जब आपका ऑफेंस जो है पनिशेबल विद डेथ और अलाइव नहीं है। ओके, तो पहली बात इसका क्या गिवन है कि पहला जो इसका स्टेप है जो हम सेक्शन 4 में बात करते हैं, आप उसकी बेयर एक्ट के लिए बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपके लेके आई हूँ। कई लोगों के लिए प्रोबेशन एक्ट बहुत डिफिकल्ट होता है समझने के लिए बाय बेयर एक्ट, तो मैं बहुत सिंपली आपको समझा रही हूँ कि पहला क्या होता है, बॉन्ड साइन करवाया जाता है। ऑफेंडर एंटर्स बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज फॉर पीस एंड गुड बिहेवियर। जो ऑफेंडर है उससे बॉन्ड साइन करवाया जाता है कि वो हमें एक गुड बिहेवियर मेंटेन करेगा, पीस मेंटेन करेगा सोसाइटी के अंदर। और ये जो है आपका बॉन्ड का पीरियड एक बार में क्या होता है, 3 इयर्स का होता है। जैसे ही आपका बॉन्ड एक्सपायर हो जाता है आपको फिर से आपके प्रोबेशन ऑफिसर के पास आना होता है। फिर जो सेकंड स्टेप है पीओ रिपोर्ट, प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट जो है 4 क्लॉज सबको 2 में दे रखी है कि ये जो आपका बॉन्ड है, आपको जो प्रोबेशन पे रिलीज किया जा रहा है वो किस बेस पे किया जा रहा है, ये हमेशा से ये बहुत नेसेसरी स्टेप होता है कि कोर्ट हमेशा प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट के बेस पे ही ऑर्डर देती है। कोर्ट शैल कंसिडर द प्रोबेशन ऑफिसर्स रिपोर्ट बिफोर मेकिंग द ऑर्डर। तो अगर इफ एनी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ है कि अगर कोई प्रोबेशन ऑफिसर ने अपनी कोई रिपोर्ट दी है तो कोर्ट मैंडेटरीली उस पे कंसिडर जरूर करेगी कि उस पे उसके रिगार्डिंग उसने क्या अपनी रिपोर्ट में लिखा है। और फिर स्टेप क्या 3 है, क्या है कि आप एक बार ठीक है आपको बॉन्ड साइन करवा लिया, रिलीज भी कर दिया है, बट ये बहुत जरूरी है सुपरविजन ऑर्डर, जो कि सबसेक्शन आपके 3 में दे रखा है 4 के। क्या बोल रखा है, कोर्ट में पास एन ऑर्डर कीपिंग ऑफेंडर्स अंडर अ पीओ सुपरविजन, और इसकी मिनिमम ड्यूरेशन क्या है, 1 ईयर।
ये जो है, और ये जो है ये आपका पीवाईक्यू है एपीओ का ऑलरेडी पहले से। आपके राजस्थान एपीओ में पहले भी पूछा जा चुका है कि सुपरविजन ऑर्डर कहां दे रखा है, 4 सब क्लॉज 3 में बात कर रखी है। और आपका सब क्लॉज 4 क्या बात करता है, एडिशनल कंडीशंस की बात करता है। कोर्ट इंपोजेस रूल्स ऑन रेजिडेंस इंटॉक्सिकेंट्स टू प्रिवेंट द रिपीटेशन, कि जिस भी क्राइम के अंडर अगर वो किसी पर्सन को लिया गया था तो वो रिपीट ना हो, इसलिए जो है कोर्ट इम्पोज करता है कि आपके कोई रेजिडेंस या इंटॉक्सिकेशन किसी भी चीज से रिलेटेड, कि मान लीजिए कि अगर कोई पर्टिकुलर जगह पर रहने से ना पर्सन क्राइम कर रहा है तो उसको क्या मैंडेट किया जाता है कि आप वहां नहीं रहेंगे, या कोई अगर वो इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड मैटर है तो बोला जाता है कि आप इस तरीके से कोई नशे के से रिलेटेड पाए नहीं जाने चाहिए। हमारा एक प्रीवियस केस भी है, और वो क्या बोलता है, एक हमारा इशार दास वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस था जिसमें बोला गया था कंफर्म द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 4 अप्लाइज टू एडल्ट्स नॉट जस्ट यूथ। यहाँ पे जो है सेक्शन 4 की जो हम बात करते हैं ये एडल्ट्स पे अप्लाई होता है, सिर्फ यूथ पे अप्लाई नहीं होता है। आगे आप देखेंगे कि कुछ सेक्शन आपके जैसे कुछ सेक्शन है वो अंडर जो सिर्फ यूथ की बात करते हैं कि सेक्शन अंडर जो एज ऑफ 21 है उन पे ही आपका सेक्शन अप्लाई होता है, बट ये आपके एज के मैटर पे नहीं डिपेंडेंट है। ये कोई भी पर्सन जो कि फर्स्ट टाइम आपके उसमें ही जो कि उसमें डील नहीं कर रहे हैं, आपके सेक्शन 3 के बाद आपके सेक्शन 4 में हम बात कर रहे हैं कि समन केस में तो एडमोनिशन की पावर मिल जाती है और उसके बाद क्या मिलती है, आपके प्रोबेशन की मिलती है। सेक्शन 5 में ये बात करता है कि मान लीजिए अब जब भी हमको कोई ऑफेंस पनिशमेंट मिलती है, या तो आपको इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है या फाइन दिया जाता है या बोथ दिया जाता है। तो रिलीज और बोथ में जिसमें हम इम्प्रिजनमेंट की बात कर रहे हैं, और अगर आपको एडमोनिशन या प्रोबेशन के बेस पे रिलीज किया जा रहा है तो ये जो रिलीज अंडर सेक्शन 3 और 4 की बात हम जब करते हैं, सेक्शन 3 तो उस कंडीशन में सेक्शन 3 और 4 में ये जो है आपके ये बोला गया है सेक्शन 5 में कि इट डज नॉट एब्सॉल्व फाइनेंशियल लायबिलिटी टू द विक्टिम। जब भी आपको कोई कंपनसेशन के लिए बोला गया है, कॉस्ट के लिए बोला गया है, फाइन के लिए बोला गया है, बट अगर आप रिलीज हो रहे हैं तो आप ये नहीं सोचेंगे कि भाई मैं रिलीज हो गया हूँ अपने फाइन से भी या आपकी जो फाइनेंशियल लायबिलिटी थी उससे भी मैं रिलीज हो गया हूँ। आप लायबल हैं आपकी कंपनसेशन और कॉस्ट देने के लिए। कंपनसेशन क्या है, रीजनेबल अमाउंट फॉर लॉस और इंजरी कॉस्ट टू एनी पर्सन, और कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ द लीगल प्रोसीडिंग्स एज डीम्ड रीजनेबल। जब भी हम कॉस्ट की बात करते हैं आपको पता है कोर्ट को देनी पड़ती है तो वो जरूरी है। और ये क्या है, प्योरली डिस्क्रिशनरी, ग्रांटेड सोनली एट द कोर्ट्स डिस्क्रिशन। ये हमारे राजेश्वरी प्रसाद वर्सेस राम बाबू गुप्ता में बोला गया था, और रिकवर्ड एज अ फाइन इन अकॉर्डेंस विद द सीआरपीसी प्रोविजंस। और सिविल सूट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट डैमेजेस अवॉर्डेड इन सब्सिक्वेंट सिविल सूट्स। ओके तो ये जो हमारा जब भी हम रिकवरी की बात करते हैं तो ये हम जो हमारे सीआरपीसी में प्रोविजंस दे रखे हैं रिकवरी के, आपको पता है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, कोई फॉरफीचर किसी भी रिलेटेड जो भी हमारे मैटर्स हमारे जो क्लॉजेस दे रखे हैं उन्हीं के बेस में हमारा आपके यहाँ पे रिकवरी की जाती है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम सेक्शन 6 जो हमारा आज का लास्ट सेक्शन है, सेक्शन 6 जो बात करता है वो ये बात प्रोटेक्शन ऑफ ऑफेंडर्स अंडर 21। तो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट ये कहता है कि अगर कोई पर्सन ऑफेंडर जो है वो 21 ईयर्स से कम है तो कोर्ट जनरल रूल क्या कहता है कि उस कंडीशन में कोर्ट जो है उसको कभी भी ऑफेंस जो है वो इम्प्रिजनमेंट नहीं देगी। जनरल रूल ये है, कोर्ट शैल नॉट सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट अनलेस ऑफेंस इज पनिशेबल विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ये आपकी कंडीशन दे रखी है, अंटिल उसने ऑफेंस इतना बड़ा कर दिया है कि जिसकी सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, कोर्ट उसको इम्प्रिजनमेंट की सजा नहीं देगी अगर कोई 21 साल से कम का बच्चा है। बट अगर वो 21 साल से नहीं है तो क्या है, प्रोसीड विद नॉर्मल सेंटेंसिंग। और एज चेक, अब ये जो है आपके एक यशवंत सिंह का फेमस केस था, उसमें ये बात बोली गई थी कि एज विल बी चेक्ड व्हेन एट द टाइम ऑफ अकरेंस। इस एक्ट के अंदर यहाँ पे क्या बात की जा रही है, यहाँ पे इसमें ये बोला जा रहा है कि आपने जब ऑफेंस किया था तब की बात नहीं है, डेट ऑफ पनिशमेंट के दिन उसकी ऑफेंडर की एज क्या है।
वो इस एक्ट के अंदर हम बात करते हैं। और ये किस में, कौन से केस में बोला गया था? हमारे यशवंत सिंह केस के अंदर बोला गया था कि डेट ऑफ अकरेंस ऑफ पनिशमेंट, ये हमारे बात करता है। व्हेन कैन द कोर्ट इम्प्रिजनमेंट देम? कोर्ट मस्ट फाइंड इट अनडिजायरेबल टू डील विद देम अंडर सेक्शन 3 और 4। मैंडेटरी स्टेप क्या है? कोर्ट शैल कॉल फॉर अ रिपोर्ट फ्रॉम द प्रोबेशन ऑफिसर and court must record reasons in writing considering character and physical और mental condition। कि कब कोर्ट इम्प्रिजन कर सकता है, कब कर सकता है कोर्ट को? जब ऐसा कोई रीजन मिल रहा है कि तो अनडिजायरेबल है कि उनको 3 और 4 के अंदर उनको डील नहीं कर सकते, उनको रिलीज नहीं कर सकते, उनको इम्प्रिजनमेंट करना जरूरी है, तब कर सकते हैं। और मैंडेटरी स्टेप क्या है? सब क्लॉज 2 में दे रखा है कि वही रिपोर्ट फॉर प्रोबेशन ऑफिसर तो जरूरी है इसके अंदर हमारे, जहां पे हमने क्या बोला था? इफ एनी, बट हमने पढ़ा था ना प्रोबेशन ऑफिसर के टाइम पे सेक्शन 4 के अंदर हमने पढ़ा था, बट यहाँ पे क्या बोल रखा है कि यहाँ पे मैंडेटरी है और फिर कोर्ट को रिकॉर्ड करने पड़ेंगे अपने रीजंस कि वो क्यों कर रहे हैं। अब जो सेक्शन 4 जो है आपका, वो क्या है? एक्ट्स एज अ इंजंक्शन अगेंस्ट द कोर्ट टू शील्ड यूथ फ्रॉम जेल लाइफ। ये हमारे कौन से केस में बोला गया था? दौलत राम वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ये में ये बात बोली गई थी कि ये सेक्शन 6 जो है एक तरीके से आपके यूथ को बचाता है जेल से, जेल लाइफ से, जो उनसे बचाने के लिए, ताकि वो सोसाइटी में वापस आ सके, वो एक क्रिमिनल ना बने, उसके लिए ये प्रोबेशन उनको जो हमारे है ये शील्ड की तरह काम करता है। ओके, और अब जो है लास्ट बात हम एक करेंगे वो ये है कि हम सीआरपीसी का सेक्शन 360 और जो हमारा प्रोबेशन एक्ट है वो बात करेंगे। तो ये जो है आपके, तो हमारे एप्लीकेबिलिटी क्या है? स्ट्रिक्ट डिस्टिंक्शंस बेस्ड ऑन एज। यहाँ पे और जो लेस देन 21 है या जेंडर है उनके लिए सेक्शन 360 अप्लाई होता है। बट यहाँ पे हमारा जो प्रोबेशन एक्ट है वो क्या है? यूनिवर्सली अप्लाई होता है रिगार्डलेस ऑफ एज और जेंडर। फिर इट फोकसेस ऑन डेमोग्राफिक ब्रैकेट्स एंड स्पेसिफिक सेंटेंस लेंथ्स। बट यहाँ पे क्या है? फोकसेस हेविली ऑन द नेचर ऑफ द ऑफेंस एंड द कैरेक्टर ऑफ ऑफेंडर। ये जो है आपके, मैं बता रही हूँ मेंस के अकॉर्डिंग कि इस रिलेटेड अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये लगा, इसलिए मैं आपके लिए टेबल लेके आई हूँ। और इसके बाद ओवरराइडिंग इफेक्ट क्या है हमारा सीआरपीसी के ऊपर? जो हमारे सेक्शन आपके आगे के देखेंगे सेक्शन 19 में है, सेक्शन 19 में क्या गिवन है कि जो हमारा प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है वो excludes the application of section 360 CRPC in the areas where probation of offenders enforced। जहां पे भी हमारा probation of offenders act लगता है वहां पे हमारे section 360 जो है वो exclude किया जाता है, वो overriding effect देता है। सुप्रीम कोर्ट का भी हमारे प्रेसिडेंट है कि POA is a beneficial legislation where two views are possible, the interpretation must favor the बेनिफिशरीज। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे हम रिफॉर्मेटिव थ्योरी की बात कर रहे हैं, लेस लीनियंट की बात कर रहे हैं, तो उसी तरीके से वहां पे हम प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट को यूज करेंगे। आज हमने ये एक और एक्ट खत्म कर दिया है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस आगे की भी क्रैश कोर्स के जो प्लेलिस्ट है इसके साथ बने रहने के लिए।